विक्रम सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। दूर से आती ईरा की कार चीखती हुई ब्रेक्स के साथ रुक गई। ईरा गुस्से से बाहर निकली। विक्रम, तुम होश में हो? तुम्हें कुछ चाहिए? विक्रम के चेहरे पर गंभीर तनाव था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह आदमी तुम्हारा असली अद्वैत ही है? ईरा कांप गई, पर तुरंत नाराज हो गई। तुम मेरे भाई समान हो, फिर ये सवाल क्यों कर रहे हो? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम बस जवाब दो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ईरा भड़क उठी। तुम्हें क्या लगता है कोई बहुरूपिया मेरी जान बचाने के लिए आग में कूदेगा? कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। उम्मीद करती हूं तुम इसमें खुश रहोगे, शक नहीं करोगे। ईरा पलटकर कार में बैठ गई और तेजी से चली गई। विक्रम ने एक सिगरेट जलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, भाई अद्वैत, मुझे तुम्हें और ईरा को बचाना होगा। पूरी दुनिया मुझे बाप का हत्यारा मानती है। अब दोस्त का भी मान लेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। सिगरेट कुचलकर विक्रम जैसे ही हवेली की तरफ मुड़ा, अचानक उसके सामने काले नकाबपोश हमलावर आ गए। विक्रम को तुरंत एहसास हो गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने भागने की कोशिश की, पर तीन और किलर पीछे से आ गए। दो किलरों ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। एक नकाबपोश ने खंजर निकालकर क्रोधित आवाज में कहा, तू हमारे प्लान में बहुत रुकावट डाल रहा है। अगले ही पल किलर ने खंजर विक्रम के पेट में घोंप दिया। विक्रम के मुंह से घुटी हुई चीख निकली। नकाबपोश ने खंजर खींच लिया और अपने साथियों के साथ तुरंत अंधेरे में भाग गया। विक्रम अपने खून के पोखर में जमीन पर गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और सानवी को कॉल मिलाया। कॉल लगते ही सानवी ने पूछा, विक्रम, तुम कहाँ हो? विक्रम ने कमजोर आवाज में कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आई एम सॉरी माई डियर। उसका शरीर ढीला पड़ गया और फोन खून से सनकर उसके बगल में गिर गया। हवेली के अंदर सानवी रोने लगी। पल्लवी देवी घबराकर आईन, क्या हुआ सानवी, तुम रो क्यों रही हो? सानवी हिचकियां लेते हुए बोली, आंटी, विक्रम को कुछ हो गया है। पल्लवी देवी ने कैलाश को तुरंत यश और अपूर्व के साथ विक्रम को ढूंढने भेजा। अद्वैत, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, पल्लवी देवी के पास आया और शांत, कठोर आवाज में बोला, चाची, उसे कुछ नहीं होगा। कल हमारी शादी है, आप आराम करो, बाकी लोग ढूंढ रहे हैं ना। अद्वैत ने जैसे ही पल्लवी देवी के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें उसके हाथ पर खून के छींटे दिखे। अद्वैत तुरंत अपना हाथ पीछे छिपा लेता है। कैलाश ने अद्वैत को घूरते हुए कहा, अद्वैत, कल तुम सबसे जरूरी आदमी हो। अच्छा होगा तुम जाकर आराम करो, विक्रम का मामला हम संभाल लेंगे। अद्वैत बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत चेहरे के साथ सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। अपूर्व ने धीरे से कैलाश से कहा, हमारा अद्वैत तो ऐसा नहीं था। कैलाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो विक्रम का शक सही लगने लगा है। रात के अंधेरे में कैलाश, यश और अपूर्व सुनसान सड़क पर टॉर्च की रोशनी में सबूत तलाश रहे थे। यश हंफते हुए बोला, सर, यहां कोई नहीं है। विक्रम इतनी जल्दी कहां जा सकता है? कैलाश की आवाज में चिंता थी। वह भागा नहीं होगा, जमीन पर देखो। तभी अपूर्व ने एक बड़ा गहरा खून का धब्बा देखा। पास ही मिट्टी से सना हुआ विक्रम का मोबाइल फोन पड़ा था। कैलाश कांपते हुए बोला, बहुत ज्यादा खून है अपूर्व, फोन उठाओ। यश ने घबराकर कहा, वह जिंदा होगा, हमें उसे पास की झाड़ियों में ढूंढना चाहिए। कैलाश ने निराशा से सिर हिलाया, नहीं, हमलावरों ने उसे यहीं छोड़ दिया होगा और फिर ले गए होंगे। यहां कोई सबूत नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने फैसला किया कि वे तुरंत परिवार को नहीं बताएंगे, ताकि कल होने वाली सगाई और संपत्ति हस्तांतरण में कोई बाधा न आए। लेकिन कैलाश की आंखें अद्वैत के अजीब बर्ताव और उसके कंधे पर दिखे खून के छींटों को नहीं भूल पा रही थीं।
सीन 2। ऊपर के कमरे का सच। सूर्यास्त एस्टेट में सन्नाटा था। अद्वैत अपने कमरे में आराम नहीं कर रहा था। वह अपनी काली शर्ट बदल रहा था, जिस पर खून के कुछ छींटे लगे थे। अद्वैत ने शांत लेकिन क्रूर आवाज में खुद से कहा, विक्रम, तुम एक मूर्ख थे, अब तुम कहीं नहीं हो। उसने शर्ट को बाथरूम में फेंक दिया। तभी उसके लैपटॉप पर एक गुप्त वीडियो कॉल आया। अद्वैत कॉल उठाते हुए, हाँ, काम हो गया। दूसरी तरफ से आवाज कठोर, हाँ बॉस, हमने उसे ठिकाने लगा दिया। उसने आखिरी सांस लेने से पहले अपनी बहन को कॉल किया था। अद्वैत हंसते हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई सबूत नहीं बचा। कल रुद्र प्रताप यहां होंगे और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते ही ईरा और यह पूरी एस्टेट मेरी होगी। दूसरी तरफ से आवाज, और असली अद्वैत का क्या करे? वह अभी भी सुरक्षित है। अद्वैत चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वह हमेशा के लिए वहीं रहेगा। अब मैं यह सिंहासन संभालूंगा। अद्वैत ने कॉल काट दिया और शीशे के सामने खड़ा होकर एक ठंडी, नकली मुस्कान ओढ़ ली। सीन 3। लॉकेट और चेतावनी। अगली सुबह हवेली में हेलीकॉप्टर के उतरने की जोरदार आवाज आई। रुद्र प्रताप, गंभीर और रौबदार व्यक्ति, अंदर आए। अद्वैत नीचे आया। चेहरे पर वही शांत, नकली मुस्कान थी। रुद्र प्रताप ने अद्वैत को गले लगाया। बेटा, तुम ठीक हो। मुझे पता है, संपत्ति के सारे अधिकार तुम्हारे नाम होने वाले हैं। अद्वैत मुस्कुराते हुए, जी सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। सान्वी रोते हुए रुद्र प्रताप से बोली, सर, विक्रम मेरा भाई कल रात से गायब है और अद्वैत को कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र प्रताप ने सान्वी को चुप कराया। शांत हो जाओ बच्ची, यह दुखद है, पर हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे जरूरी है संपत्ति का हस्तांतरण। अद्वैत अपनी मुस्कान बनाए रखता है। तभी अपूर्व की नजर अद्वैत के गले पर गई। उसने अद्वैत के गले में एक बारीक चांदी का लॉकेट देखा। यह लॉकेट असली अद्वैत कभी नहीं पहनता था। अपूर्व मन में, यह लॉकेट कहां से आया? क्या विक्रम का शक सही था? अपूर्व ने अद्वैत को घूरना शुरू कर दिया। अद्वैत की मुस्कान धीरे धीरे एक खतरनाक चेतावनी में बदल गई, जैसे वह कह रहा हो, एक शब्द भी बोला तो अगला नंबर तुम्हारा होगा।